Hello guys, this is my first video. Today I am going to explain SST class 10th chapter Nationalism in India. This is the first part of this video. So let us begin. नेशनलिज्म इन इंडिया, ये चैप्टर शुरू होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। वर्ल्ड वॉर चला 1914 से 1918 तक। अब वॉर चला तो उसके कोई इफ़ेक्ट भी पड़े होंगे। उस टाइम इंडिया तो ब्रिटिश के अंदर था, तो जब वॉर हुआ ब्रिटिश ने लड़ाई करी, ब्रिटिश को वॉर में खर्चा भी बहुत हुआ। अब खर्चे से इंडिया को क्या फ़र्क पड़ा? इंडिया में ब्रिटिश ने ड्यूटीज़, कस्टम ड्यूटीज़ रेज़ कर दी, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस करा दिया, सारे टैक्सेस इंट्रोड्यूस कर दिए, टैक्सेस बढ़ा दिए। और जब वॉर चल रहा था 1913 से 1918 के बीच में चीज़ों के प्राइसेस बढ़ गए, डबल हो गए, तो कॉमन पीपल के लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था रहना, हार्डशिप, एक्सट्रीम हार्डशिप। साथ ही साथ गांव के लोगों को फोर्स रिक्रूटमेंट कर लिया जाता था। फोर्स रिक्रूटमेंट मतलब ये फोर्स रिक्रूटमेंट, अ प्रोसेस बाय विच कॉलोनियल स्टेट फोर्स पीपल टू जॉइन द आर्मी, कि वो ज़बरदस्ती लोगों को घरों से उठा लेते थे कि आर्मी ज्वाइन करो, ब्रिटिश का साथ दो, उनकी लड़ाई करो। अब आगे 1918 1919 से लेकर 21 तक क्या हुआ? 1918 से 21 के बीच में क्रॉप फेलियर हो गया इंडिया में, फूड की शॉर्टेज होगी, और ये सब हो रहा था। साथ में इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आ गया। इन्फ्लुएंजा भी महामारी है कोरोना की तरह एक, और जो उस बीमारी और क्रॉप फेलियर की वजह से पूरे 12 से 13 मिलियन लोग मर गए। अब इंडिया में इतना बुरा हो ही रहा था, लेकिन 1915 में इंडिया में आए महात्मा गांधी, जिसका इस चैप्टर में बहुत बड़ा रोल है। इस पूरे चैप्टर में जो किया है ऑलमोस्ट 97% मेरे हिसाब से तो गांधी जी ने ही किया है। अब गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए। यहाँ पे बताया है साउथ अफ्रीका में हमें पता है अपार्थाइड सिस्टम था, वहाँ पे महात्मा गांधी ने उसके लिए फ़ाइट की थी, और वहाँ उनकी फ़ाइट के मेथड का अलग नाम था जिसको कहते हैं सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। सत्याग्रह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गांधी के अकॉर्डिंग। सत्याग्रह के आइडिया में सच की पावर होती है और सच को ढूंढना पड़ता है। सत्याग्रह में अगर हम जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं वो सच है, और अगर हम अन्याय के लिए लड़ रहे हैं, तो गांधी जी के हिसाब से फिजिकल फोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आराम से बिना लड़े सिर्फ सत्याग्रह, पीस के थ्रू और प्रेशर से लड़ सकते हैं। अब महात्मा गांधी ने सत्याग्रह वहाँ पे लगाया था, तो महात्मा गांधी ने यहाँ पे भी सत्याग्रह शुरू करना। तो महात्मा गांधी ने पहले कुछ एरियाज़ में सत्याग्रह स्टार्ट किया। पहले 3 प्लेसेस थी महात्मा गांधी की, चंपारण बिहार में, खेड़ा एंड अहमदाबाद गुजरात। पहले 1916 में गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह किया था, पीजेंट्स को इंस्पायर करने के लिए कि वो प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट लड़ाई करे। 1917 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो पीजेंट क्रॉप फेलियर से अफेक्टेड थे और एपिडेमिक भी आ गया था, तो उनके पास पैसे नहीं थे और वो टैक्स नहीं भर पा रहे थे, रिवेन्यू नहीं भर पा रहे थे, तो गांधी ने उनके लिए फ़ाइट की कि उनकी रिवेन्यू कलेक्शन को रिलैक्स कर दो, पोस्टपोन कर दो। 1918 में अहमदाबाद में सत्याग्रह मूवमेंट लगाई कॉटन मिल वर्कर्स के अगेंस्ट में। वहाँ पे जो कॉटन मिल वर्कर्स थे उन पर ब्रिटिश अत्याचार कर रहे थे। अब गांधी जी की सत्याग्रह सक्सेसफुल हो रही थी, अब ये ब्रिटिश से देखा नहीं जा रहा था, तो ब्रिटिश भी चुप नहीं बैठी। ब्रिटिश ने लॉन्च कर दिया राउलेट एक्ट। अब राउलेट एक्ट, पहली बात, ब्रिटिश की एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसमें कुछ इंडियन मेंबर्स भी है।
वहाँ पे ये एक्ट पास हुआ। इंडियन मेंबर्स ने इसके लिए मना भी किया कि ये एक्ट नहीं पास होना चाहिए, फिर भी ये एक्ट पास कर दिया, वो भी जल्दी में। दूसरी बात, इस एक्ट में क्या हुआ, गवर्नमेंट को एनॉर्मस पावर मिल गई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रिप्रेस करने की, कि अगर गवर्नमेंट को लगा कोई भी उनके खिलाफ है, कुछ कर रहा है उनके खिलाफ में, तो उसको वो जेल में डाल सकती है बिना किसी ट्रायल के 2 साल के। आजकल तो अगर किसी को जेल में बंद कर दिया तो 24 घंटे के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने देना पड़ता है। राउलेट एक्ट में 2 साल तक बिना बताए कि क्यों पकड़ा है, क्या उसकी गलती है, उसको जेल में डाल देते थे। अब महात्मा गांधी को चाहिए थी एक नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस एक्ट राउलेट एक्ट के अगेंस्ट में, और जो उसे स्टार्ट करनी थी गांधी को 6 अप्रैल को हड़ताल के साथ। हड़ताल शुरू हुई, रैलीज ऑर्गेनाइज होनी शुरू होगी, वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, शॉप्स क्लोज कर दी लोगों ने अपनी, सब रोड पर उतर गए स्ट्राइक करने। अब ये सब हो रहा था, फिर 10 अप्रैल को अमृतसर में पुलिस ने लोगों पे फायरिंग शुरू कर दी, जिससे लोगों में बहुत गुस्सा भी आ गया। अब ब्रिटिश ने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया और कमांड दे दिया जनरल डायर को। मार्शल लॉ सबसे पहले एक टेम्पररी पोजीशन है, एक पावर जो मिलिट्री के पास होती है, और वो गवर्नमेंट को दे दी, पुलिस को दे दी, कि मिलिट्री के पास पावर होती है शूट एट साइट, अगर उन्हें लगे कोई गलत है उसको शूट कर सकते हैं, कोई जवाब नहीं देना क्यों गोली मारी, पुलिस को पूरा एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। तो मार्शल लॉ में पावर मिल गई है और जनरल डायर को वहाँ पे कमांड पे खड़ा कर दिया। अब उसके बाद 13 अप्रैल जलियांवाला बाग इंसिडेंट, ये सबको पता है। 13 अप्रैल जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, वहाँ पे बहुत सारा क्राउड था, कुछ लोग आए थे गवर्नमेंट की इन राउलेट एक्ट ऐसी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में स्ट्रगल करने के लिए, कुछ आए थे वहाँ पे बैसाखी के फेयर में, बहुत सारे लोग बाहर से आउटसाइड सिटी से आए थे, गांव से आए थे, तो उनको नहीं पता था कि मार्शल लॉ इम्पोज हो गया है। बस फिर जनरल डायर अंदर आया, उसने सारी एग्जिट ब्लॉक कर दी और फायरिंग स्टार्ट कर दी, बिना कुछ देखे फायरिंग, इतने सारे लोग मारे गए। बाद में उसने अपना ऑब्जेक्टिव बताया, तो उसको बस एक मॉरल इफेक्ट प्रोड्यूस करना था, उसको बस जितने भी सत्याग्रही थे उन सबको डराना था। ये उसने बाद में जब उससे पूछा तो बताया। अब उसके बाद गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट को वापस ले लिया। अब ऐसा क्यों? जब जलियांवाला बाग की न्यूज़ फैली तो लोग गुस्से हो गए, लोग स्ट्रीट पे उतर आए, स्ट्राइक्स होगी, पुलिस से लड़ाइयाँ होगी, गवर्नमेंट बिल्डिंग पे अटैक, गवर्नमेंट ने भी रिस्पॉन्ड किया, गवर्नमेंट ने लोगों पे भी अत्याचार शुरू कर दिया। जितने भी सत्याग्रही थे उनको फोर्स कर दिया टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड, कि ज़मीन पे नाक रगड़े, रेंग तो है पूरी स्ट्रीट से जाए और सारे ब्रिटिश ऑफिसर को सलाम करे, सैल्यूट करे। लोग लड़ाई कर रहे थे गाँव में, वहाँ पे बॉम्बिंग करा दी उन्होंने, इतना सारा वायलेंस हो रहा था, और गांधी तो हमेशा वैसे नॉन वायलेंस करता है, तो वायलेंस हो गया, तो गांधी ने मूवमेंट वापस कर ली। अब जलियांवाला बाग इंसिडेंट तो हो गया, राउलेट सत्याग्रह था वो भी वापस हो गया, जो राउलेट एक्ट के अगेंस्ट में सत्याग्रह आया था वो भी गांधी ने वापस कर लिया। अब चुप तो रह नहीं सकते थे क्योंकि ब्रिटिश रुकने नहीं वाले। तो गांधी को लगा कि जो सत्याग्रह अब तक लगाया था वो भी सिटीज़ और टाउन्स में लिमिटेड था, तो गांधी को अब लॉन्च करनी थी एक बहुत बड़ी मूवमेंट पूरे इंडिया में। पर उसको ये भी पता था कि ऐसी कोई मूवमेंट तब तक नहीं आ सकती जब तक हिंदू और मुस्लिम को पास नहीं लाया जा सके। अब गांधी पे उस टाइम एक ऐसा चांस भी था कि मुस्लिम और हिंदू को एक साथ ला सके, वो था खिलाफत इशू। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था उसमें हारा था ऑटोमन टर्की। अब लोगों के रूमर्स फैल गए, अफवाहें फैल रही थी कि बहुत ज़्यादा हार्श पीस ट्रीटी साइन हुई है और इम्पोज होने वाली है ऑटोमन एम्परर के ऊपर। अब ऑटोमन एम्परर कौन है? अब स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। अब एक खलीफा होता है, हेड होता है मुस्लिम्स का,
तो वो उस टाइम ऑटोमन एम्परर था और एक ही खलीफा होता है, तो सब मुस्लिम नहीं चाहते थे कि उस पर ये ट्रीटी साइन हो। तो बस खलीफा की पावर को डिफेंड करने के लिए एक खिलाफत कमेटी आ गई, जो बॉम्बे मार्च 1919 में फॉर्म हुई। एक नई जनरेशन आई मुस्लिम लीडर्स की, जैसे अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। उन्होंने महात्मा गांधी से डिस्कस करना शुरू किया कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलके इस इशू पे काम करें, एक्शन ले। तो गांधी को भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लगी कि मुस्लिम और हिंदू को एक साथ ले आए। तो बस फिर गांधी को अपनी नॉन कॉपरेशन चलानी थी, उनको अपनी खिलाफत मूवमेंट ऑन करनी थी। तो कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ 1920 में सितंबर। गांधी ने दूसरे लीडर्स को भी कन्विंस कर लिया और एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च कर दी खिलाफत मूवमेंट के सपोर्ट में। अब इसके बाद हिंद्स नॉन कॉपरेशन। अब यहाँ पे एक वर्ड है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज एक बुक का नाम है जो गांधी ने लिखी थी। गांधी ने बुक में बस इतनी बात लिखी थी कि ब्रिटिश रूल इंडिया में सरवाइव कर रहा है, एस्टैब्लिश हुआ है, तो बस इंडियंस ने कोऑपरेट किया है इसी वजह से। अगर इंडियंस कोऑपरेट करने से रिफ्यूज़ कर दे, मना कर दे, तो ब्रिटिश रूल कोलैप्स कर जाएगा, ख़त्म, स्वराज आ जाएगा, ब्रिटिश रूल ख़त्म। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या हुआ? सबसे पहले नॉन कोऑपरेशन शुरू हुआ, जितने भी लोगों को टाइटल्स में रखे थे, गवर्नमेंट ने टाइटल्स दे रखे थे, ऑनर दे रखे थे, सबको सरेंडर कर दिया, सबको छोड़ दिया। जितनी भी सिविल सर्विसेज थी, आर्मी, पुलिस, स्कूल, फॉरेन गुड्स, सबको बॉयकॉट कर दिया। जितने बच्चे थे कॉलेज और स्कूल से छोड़ दिया सबने। और 1920 में समर में महात्मा गांधी और शौकत अली ने पूरे इंडिया में आने जाने लगे कि उनको पब्लिक सपोर्ट मिले मूवमेंट के लिए। तो ऐसे ही काउंसिल इलेक्शन ऑफ नवंबर 1920। अब ब्रिटिश क्या करते थे, काउंसिल इलेक्शन करवाते थे, जहाँ पे हर बार इंडिया में से एक बंदा आके ब्रिटेन में जाता था अपनी बात कहने, पर उसका फ़ायदा कुछ नहीं होता था, बस नाम के लिए था। तो वो तो वैसे कुछ नहीं करते थे इसमें, तो उन्होंने नवंबर 1920 वाले इसको भी कैंसिल कर दिया। अब पहले कांग्रेस सेशन हुआ कैलकाटा में, अब हुआ नागपुर में दिसंबर में 1920 में। सितंबर से लेकर दिसंबर तक बहुत ज़्यादा इंटेंस सिचुएशन थी कांग्रेस में, और कुछ टाइम तक कोई मीटिंग नहीं हुई। तो फाइनली जब नागपुर सेशन हुआ तो एक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ और नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को कांग्रेस ने भी अडॉप्ट कर लिया, और नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट जनवरी 1921 में ऑफिशियली नेशन वाइड लॉन्च होगी। अब ये मूवमेंट 2 जगह चली, अलग अलग, टाउन्स एंड सिटीज़ में अलग चली और कंट्री साइड गाँव के इलाकों में अलग। अब मूवमेंट इन द टाउन्स। अब टाउन्स में मूवमेंट स्टार्ट हुई, मिडिल क्लास लोगों ने पार्टिसिपेट किया इसमें। हज़ारों बच्चों ने अपने स्कूल छोड़ दिए जो गवर्नमेंट स्कूल थे, कॉलेजेस को छोड़ दिया, टीचर्स ने रिज़ाइन कर दिया, जितने लॉयर्स थे उन्होंने लीगल प्रैक्टिसेस, कोर्ट अपने छोड़ दिए। उसके बाद काउंसिल इलेक्शन जो हुए थे, जो हर बार होते हैं, उनको बॉयकॉट कर दिया पूरे इंडिया में, बस एक जगह छोड़ के मद्रास में, क्योंकि मद्रास में जो पार्टी थी नॉन ब्राह्मण लोगों की थी, और उनको लगता था कि अगर वो इलेक्शन में जाएंगे उनको पावर मिलेगी जिससे वो ब्राह्मण के बराबर हो जाए। उसके बाद फॉरेन गुड्स थे उनको बॉयकॉट कर दिया, लिक्विड शॉप्स थी वो हटा दी, फॉरेन क्लोथ थे, बाहर के कपड़ों को यूज बॉन्स इकट्ठे आग लगा के जला दिया। इससे क्या हुआ, फॉरेन क्लोथ का इंपोर्ट है आधा हो गया 1921 से 22 के बीच में, और उसकी जो वैल्यू 102 करोड़ की थी सीधा 57 करोड़ पे गिर गई। और बहुत सारे लोगों पे जो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स थे उन्होंने फॉरेन गुड्स में ट्रेड ही नहीं करा, उन्होंने बोल दिया हम ट्रेड नहीं करेंगे। और इसकी वजह से लोगों ने इम्पोर्टेड क्लोथ थे उनको भी रिफ्यूज़ कर दिया कि हम नहीं डालते इम्पोर्ट वाले क्लोथ्स जो ब्रिटेन से आए या बाहर से, हम नहीं डालेंगे, हम बस इंडिया के डालेंगे क्लोथ्स, खादी। इससे क्या हुआ, इंडिया की जो टेक्सटाइल मिल्स हैं, हैंडलूम्स हैं, उन सब की वो सब वापस आने लग गए। उसके बाद
यहाँ पे नीचे दे रखा है कि मूवमेंट तो चली थी बड़े अच्छे से, पर धीरे धीरे स्लो होगी। उसके भी रीज़न है। सबसे पहली बात, इंडिया का जो खादी क्लोथ है वो एक्सपेंसिव होता है। पहली बात तो एक्सपेंसिव होता है, बनाने में टाइम लगता है, हाथों से बनता है और ड्यूरेबल नहीं होता। तो इस पुअर पीपल उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो थोड़ी स्लो होगी। ऊपर से जो स्कूल कॉलेजेस इंडिया वालों ने छोड़ तो दिए थे, पर इंडिया की कोई इंस्टीट्यूशन तो थी नहीं उस टाइम, और अगर इंडिया की इंस्टीट्यूशन आनी भी थी तो टाइम लगना था उसमें। तो इंडियंस के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था कि वो कुछ कर सके, कि कहाँ जाए। कोई कोर्ट नहीं, कोई गवर्नमेंट सर्विस नहीं, ऐसा तो कुछ कर नहीं सकते थे। तो उनको ना चाहते हुए भी वापस जाना पड़ा। अब यहाँ पे है रिबेलियन इन द कंट्री साइड, कि मूवमेंट गाँव में कैसे चली। अब गाँव में कंट्री साइड में मूवमेंट किसान चला रहे थे, पीजेंट्स। एग्जाम्पल में अवध में पीजेंट्स को लीड करे थे बाबा रामचंद्र। सन्यासी था जो पहले फिजी में जा रखा था एक लेबरर की तरह। वहाँ पे जो मूवमेंट थी वो ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड से अगेंस्ट में थी। जो ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड्स थे वो उनसे डिमांड करते थे बहुत ज़्यादा हाई रेंट और वैरायटी और बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस। उनको रेंट भी बहुत सारे चाहिए, टैक्सेस भी चाहिए पीजेंट से, और पीजेंट से बेगार सिस्टम कराते थे। बेगार मतलब बिना किसी पेमेंट के लोगों से काम कराना। वो विलेजर्स को, किसानों को फोर्स करते थे बेगार सिस्टम के लिए। उसके बाद जो वहाँ पे टेनेंट्स थे, किराएदार थे, उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं थी कि वो वहाँ पे रह रहे हैं। कभी भी उनका मन करता था निकाल देते थे, जब मन करता था। तो उनका कोई राइट नहीं था अपने उस लैंड के ऊपर जहाँ पे रहते थे वो। फिर किसानों ने भी उनकी तरफ प्रोटेस्ट किया। तो उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया नाई धोबी बंद से। नाई धोबी बंद का मतलब, नाई मतलब बार्बर, धोबी मतलब वॉशरमैन, कपड़े धोने वाले। तो पंचायत ने क्या किया कि लैंडलॉर्ड्स को जैसे बार्बर और वॉशरमैन की सर्विसेज है उनसे भी हटा दो, कि उनको वो सर्विसेज भी ना मिले। पहले तो ये हुआ। फिर जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे आए, विलेजर से बात करी और उनकी प्रॉब्लम समझी। और उसके बाद अक्टूबर तक एक ऊद किसान सभा जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ और लोगों ने मिलकर बनाई। और एक ही महीने के अंदर इनकी मोर देन 300 से भी ज़्यादा ब्रांचेस पूरे विलेज एरिया में फैल गई। अब मूवमेंट तो यहाँ पे भी चली थी, पर यहाँ पे भी मूवमेंट थोड़ी सी स्लो होगी। अब क्योंकि पीजेंट ने प्रोटेस्ट तो कर रहे थे अच्छे से, पर धीरे धीरे फिर अपनी डिमांड उनकी नहीं पूरी हो रही थी तो जल्दी, तो वो वायलेंटली लड़ाई करने पे उतर आए। 1921 के बीच में ताल्लुकदार मर्चेंट के हाउसेस पे अटैक कर दिया, बाज़ार लूटने शुरू कर दिए। जितनी भी ग्रेन होर्ड थे, जहाँ पे अन्न भंडार कहते हैं, उनको अपनी ग्रेन्स वापस ले ली उनसे। और गांधी और कांग्रेस तो चाहते नहीं थे ऐसा कि नॉन वायलेंस हो, तो मूवमेंट धीरे धीरे स्लो होनी शुरू होगी। अब इसके बाद कंट्री साइड का इंसिडेंट है दूसरा, यहाँ पे आएगा ग्युदेम रिबेलियन। ग्युदेम हिल्स का नाम है आंध्र प्रदेश की। अब जो ये ग्युदेम रिबेलियन था, ये फैला था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के रिस्पॉन्स में 1921 में। अब ये आंध्र प्रदेश में ग्युदेम हिल्स में एक गुरिल्ला मूवमेंट भी स्प्रेड हुआ था 1920s में। अब यहाँ पे एक बंदा था अलोरी सीताराम राजू नाम का, जो कहता था कि आई एम एन इनकारनेशन ऑफ गॉड, कि मैं भगवान का भेजा हुआ इंसान हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी पावर्स है, कि मैं करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन कर सकता हूँ, बता सकता हूँ ग्रहण कब लगेगा और लोगों को हील कर सकता हूँ। मुझे बुलेट का शॉट मार दो, मैं सर्वाइव कर लूँगा। तो लोगों ने मान लिया कि इसमें पावर्स है, और उसकी बात मानने लग गए सब। तो राजू था, ये गांधी जी को बहुत मानता था, उससे उनकी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से इंस्पायर्ड भी था। तो उसने लोगों को एनकरेज करना शुरू किया कि खादी पहनो, ड्रिंकिंग करना छोड़ दो। पर वो एक और बात कहता था कि गांधी सब ठीक करता है, बस जो गांधी की एक बात है कि नॉन वायलेंस से इंडिया आज़ाद होगा, उसकी ये सोच थी कि अगर इंडिया आज़ाद होगा
तो नॉन वायलेंस से नहीं होगा। इंडिया को आज़ाद करने के लिए वायलेंट मेथड यूज़ करना ही पड़ेगा। अब जब ये गुदम रिबेल्स हुए, अब वो उसने बोला, जब उसकी थिंकिंग थी कि वायलेंट होगा, तो वहाँ पे पुलिस स्टेशन पे अटैक करने शुरू हो गए लोगों ने। ब्रिटिश ऑफिसर को किल करना चाहा उन्होंने। तो आगे से ब्रिटिश ने भी अटैक किया। तो जब वहाँ पे अल्लूरी सीताराम राजू को पकड़ लिया उन्होंने और 1924 में उसको मार दिया। और ओवर टाइम बीता और वो एक फोक हीरो बन गया, वहाँ का एक हीरो माना गया। अब उसके बाद नीचे कंट्री साइड में स्वराज एंड प्लांटेशन। अब प्लांटेशन वर्कर थे। अब एक एक्ट पास हुआ 1859 में, इनलैंड एमिग्रेशन। अब प्लांटेशन वर्कर असम के थे, उनको एक ही प्रॉब्लम थी कि वो काम करते थे, ब्रिटिश उनको उनके घर में नहीं जाने देते थे। उनके जो गांव थे दूर दूर, उनके नेटिव लैंड, वहाँ पे नहीं जाने देते थे। तो जो इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट उन्होंने पास किया, उसमें ये था कि प्लांटेशन वर्कर बिना ब्रिटिश से परमिशन लिए नहीं जा सकते घर पे। और परमिशन वो देते नहीं थे, और देते थे तो बहुत रेयरली, किसी एक बंदे को शायद ही कोई परमिशन मिलती थी। तो जब उन्होंने सुना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रही है, तो बहुत सारे वर्कर्स, सबको लगा कि गांधी राज आने वाला है और सबको अपने हिस्से की ज़मीन मिलेगी। तो फिर सबने सोचा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होगी तो गांधी ने सब कुछ ठीक कर दिया। तो सब एक्ट माना नहीं और अपने घर जाने शुरू हो गए। अब इसके बाद वहाँ पे रेलवे पे ब्रिटिश पुलिस ने उनको मार के वापस यहाँ पे भेज दिया। अब गांधी कहता था स्वराज का मतलब है इंडिया इंडिपेंडेंट हो, पर सबने स्वराज को अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लिया, मतलब ही चेंज कर दिया। अब ये प्लांटेशन वर्कर कहते थे कि हमारे यहाँ पे कि हमको हमारे घर जाने दो, नेटिव लैंड में जाने दो, हमारे लिए यही स्वराज है। अब जो वहाँ पे अवध में जो हुआ था, वहाँ पे उनको बस टैक्सेस नहीं देने थे, बेकार सिस्टम से छुड़ा दो, उनके लिए वो स्वराज था। तो सबने अपने लिए स्वराज को अलग ही मीनिंग कर लिया। तो उसके बाद गांधी जी ने एक नया स्लोगन निकाला, स्वतंत्र भारत, और सब पूरे इंडिया को इकट्ठा करने लग गया। इसके बाद टुवर्ड सिविल डिसओबीडियंस। अब 1922 फरवरी महात्मा गांधी ने अपनी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया, क्योंकि स्लो तो पहले हो गई थी और वायलेंस और शुरू हो गया था। और गांधी तो नॉन वायलेंस के साथ है, तो जैसे वायलेंस होता है वो अपनी हर मूवमेंट को वापस ले लेता है। अब यहाँ पे विद इन द कांग्रेस, अब गांधी कभी सत्याग्रह चलाता है, कभी नॉन कोऑपरेशन। तो कांग्रेस के बंदे थक गए थे कि हमको नहीं रोज रोज ये मूवमेंट करनी, रोज स्ट्रगल करना। तो अब यहाँ पे पास हुआ। अब कुछ नए लीडर्स थे पॉलिटिकल, एक था CR दास, एक मोतीलाल नेहरू। उन्होंने मिलकर स्वराज पार्टी बनाई कांग्रेस के अंदर ही। और ये मानते थे कि हमें ब्रिटिश से अगर बात करनी है तो जो काउंसिल इलेक्शन ब्रिटिश कराती है काउंसिल पॉलिटिक्स में, उसी में करते हैं। लेकिन कुछ और लीडर्स थे जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वो मानते थे कि अब अगर कुछ करना है अब तो वायलेंस का यूज़ करना पड़ेगा और स्ट्रगल करना पड़ेगा फुल इंडिपेंडेंस के लिए। तो अब सिचुएशन पूरी ऑपोजिट होगी। एक कह रहा है कि आराम से बात करो, कोई कहता है वायलेंस, उनको काउंसिल में जाना है। तो ऐसे ही 1920s में ये बात इंसिडेंट सिचुएशन बन गई। इसका पहला इफेक्ट पड़ा वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। इकोनॉमिक डिप्रेशन मतलब किसी कंट्री की इकोनॉमी गिर गई। 1926 में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के प्राइसेस गिरने शुरू हो गए, आटे चावल का दाम गिरना शुरू हो गया और 1930 में कोलैप्स हो गया। तो एग्रीकल्चरल गुड की डिमांड बिल्कुल डिक्लाइन होगी, एक्सपोर्ट ख़त्म। तो पीजेंट्स बेच नहीं पा रहे थे सामान, तो उनके पास पैसे नहीं आ रहे थे, तो रिवेन्यू नहीं भर पा रहे थे। तो 1930 तक कंट्री साइड गाँव के इलाके में पूरी प्रॉब्लम फैल गई, एकदम टर्मोइल में फंस गए वो। अब ये सब चल रहा था। दूसरी तरफ
न्यू टोरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में बनी होगी एक न्यू टोरी गवर्नमेंट नाम की। वहाँ पे उन्होंने एक नया कमीशन बिठाया जिसका लीडर था सर जॉन साइमन, जिसे साइमन कमीशन भी बोलते हैं। अब उन्होंने सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी इस कमीशन को कि इंडिया को तुम देखो, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को सब ये करो वो करो। पर इस कमीशन में प्रॉब्लम थी, पहली बात तो इसमें एक भी इंडिया का मेंबर नहीं था। दूसरी बात, इंडिया के लोगों को चाहिए था स्वराज, और इसमें स्वराज तो बिल्कुल कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं थी कि स्वराज मिले इंडिया को। अब साइमन कमीशन जब इंडिया में आया 1928 में, इंडियन वालों ने आते उनका स्वागत करा स्लोगन से गो बैक साइमन, कि आने ही ना दो, कि वो चाहते नहीं कि साइमन कमीशन आए। फिर जितनी भी पार्टीज थी, कांग्रेस की, मुस्लिम लीग, सब ने पार्टिसिपेट किया इस स्ट्रगल में। और बाय अक्टूबर एक वाइसरॉय था जो लॉर्ड इरविन, उसने इंडिया को दे दिया डोमिनियन स्टेटस। इसका मतलब है कि इंडिया वाले खुद कुछ नहीं कर सकते, कि अगर ब्रिटेन वाले हैं जो यहाँ पे है, अगर हम चले जाएंगे ये कुछ नहीं कर सकते, अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते, ना गवर्नमेंट चला सकते हैं। अभी इस बात से इंडिया वालों को गुस्सा बहुत आया। अब जो रेडिकल थे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इनको बहुत गुस्सा आ गया। तो इन लोगों ने दिसंबर 1929 में, जब जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे, लाहौर कांग्रेस सेशन में इन्होंने डिमांड करी पूर्ण स्वराज, कि अब हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए, बिल्कुल कोई भी हमें समझौता नहीं करना, हमें बस पूरी इंडिपेंडेंस दे दो। और ये डिक्लेयर कर दिया कि 26 जनवरी 1930 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे हम सब, वहाँ पे प्लेज करेंगे फॉर द स्ट्रगल ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कि इन्होंने फुल इंडिपेंडेंस इंडिया को डिक्लेयर कर दिया कि हम आज़ाद हैं। अब ये सब हो रहा था तो गांधी ने भी सोचा कि ये सब चलाने आगे तो उसको भी एक बड़ी मूवमेंट करनी पड़ेगी जिससे इसको सपोर्ट मिले, इस पूर्ण स्वराज को भी। अब गांधी को नमक बहुत ज़्यादा पावरफुल लगता था, कि पूरे नेशन को इकट्ठा कर सकता है नमक। अब नमक की क्यों गांधी को लगा कि नमक से ही इंडिया को, पूरी कंट्री को एक साथ क्यों कर सकते हैं। अब नमक पहली बात तो अमीर भी यूज़ करता है, गरीब भी यूज़ करता है, हर किसी को चाहिए होता है। तो 31 जनवरी को 1930 में लॉर्ड इरविन, जिसने इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया था, गांधी ने उसको लेटर लिखा जिसमें उसकी 11 डिमांड्स थी। उसने अपनी 11 बातें लिखी। उसमें कुछ बातें थी जनरल इंटरेस्ट की सबका इंटरेस्ट था, कुछ डिमांड थी कोई स्पेशल क्लासेस की, डिफरेंट, कुछ थी किसानों की, कुछ थी इंडस्ट्रियलिस्ट की। तो गांधी चाहता था कि डिमांड सबकी हो इसके अंदर, कि सबका भला हो अगर ये डिमांड पूरी हो। गांधी ने ये लेटर दिया और गांधी ने ये भी लिखा कि अब सॉल्ट टैक्स को एबॉलिश कर दो, कि वहाँ पे इन्होंने क्या किया था, सॉल्ट लॉ बना रखा था इंडिया में, कि हम नमक नहीं बना सकते खुद, और यही नमक बनाएंगे, और इनके नमक पर टैक्स देना पड़ता था, कि हम कुछ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट का रूल है, डिक्टेटरशिप की तरह बिल्कुल। तो महात्मा गांधी ने पहले भी जो महात्मा गांधी का लेटर था वार्निंग नहीं थी, एक अल्टीमेटम था। उसमें लिखा था कि अगर ये 11 डिमांड 11 मार्च तक नहीं पूरी हुई तो गांधी पूरे एक सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च कर देगा। अब सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कोऑपरेशन में फ़र्क है। नॉन कोऑपरेशन मतलब कि हम गवर्नमेंट से कोऑपरेट नहीं करेंगे, गवर्नमेंट कोई भी कुछ कहे हम नहीं मानेंगे बात। पर सिविल डिसोबीडियंस का मतलब गवर्नमेंट की बात तो वैसे ही नहीं सुननी, पर गवर्नमेंट के अब रूल भी तोड़ो। और अब गांधी ने इसकी स्टार्ट, अब जो लॉर्ड इरविन था उसने तो गांधी की बात मानी नहीं, तो गांधी ने इसकी स्टार्ट करी सॉल्ट लॉ को तोड़ने से। अब गांधी ने सॉल्ट मार्च शुरू करी। सबसे पहले उसके साथ थे 78 उसके लोग। अब गांधी ने बनाना था नमक 240 मील दूर जाके दांडी में। अब गांधी रोज 10 मील चलता था, और जहाँ जहाँ रुकता था
तो 10 मील रोज चल रहा था, 240 मील उसने कवर करना था, तो 24 दिन लगेंगे उसे। और वो जहाँ रुकता था वहाँ पे हज़ारों लोग उससे उसकी बातें सुनने आते थे। और वो रोज़ शुरू हुआ था 78 लोगों से, और पहुँचते पहुँचते उसके साथ हज़ारों बंदे, लगभग इतने सारे लोग आ गए थे। उसके बाद गांधी दांडी में पहुंचा, उसने लॉ को तोड़ दिया, सॉल्ट बनाया सी वाटर को बॉईल करके ऑन 6 अप्रैल। अब 6 अप्रैल को ही क्यों बनाया, इसके पीछे भी रीज़न है कि अगर याद हो तो 6 अप्रैल को गांधी ने हड़ताल भी शुरू करी थी, जो रॉलेट सत्याग्रह के टाइम पे 6 अप्रैल को भी गांधी ने हड़ताल शुरू करी थी, और 6 अप्रैल को ये लॉ तोड़ा है। अब इससे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग हो गई थी। अब लोगों ने कॉपरेशन तो रिफ्यूज़ कर रहे थे, साथ में लॉ भी तोड़ने शुरू हो गए थे। अब 1921 से 22 में सारे लॉज तोड़ने लोग शुरू हो गए। सॉल्ट लॉ तोड़ दिया लोगों ने, सॉल्ट बनाना शुरू हो गए। दूसरी बात, जितने भी फॉरेन क्लॉथ थे उनको बॉयकॉट कर दिया, लिक्विड शॉप को बॉयकॉट। जितने भी किसान थे उन्होंने रिवेन्यू देने से मना कर दिया, हम नहीं टैक्स भरते, हम रिवेन्यू नहीं भरेंगे। जितने विलेज के ऑफिशियल थे रिज़ाइन कर दिया, गवर्नमेंट की पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया सब लोगों ने। और जो फॉरेस्ट लॉ बने थे कि फॉरेस्ट में कि तुम अपनी ग्रेजिंग नहीं करा सकते, वुड नहीं ले सकते, तो लोगों ने वहाँ पे वुड लेनी शुरू कर दी, कैटल ग्रेज करना शुरू कर दिए जितने भी रिजर्व फॉरेस्ट थे। तो अल्टीमेटली सिविल डिसोबीडियंस में लोगों ने सारे के सारे रूल तोड़ने शुरू हो गए। अब गवर्नमेंट चिंता करने लगी कि ऐसे होता रहेगा तो बस हमारा रूल ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। तो बस फिर गवर्नमेंट ने भी अपना शुरू कर दिया, वायलेंटली रिस्पॉन्ड कर रहे थे। अब अब्दुल गफ़र खान एक स्टूडेंट है महात्मा गांधी का, यहाँ पे डिसिपल, उसको 1930 में अप्रैल में अरेस्ट कर लिया। महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया, और स्ट्रीट्स में वायलेंस होने लग गया, पुलिस फायरिंग होने लगी, बहुत सारे लोग मारे गए। फिर 1 मंथ उसके बाद, जैसे यहाँ पे दे रखा है, शोलापुर में लोगों ने पुलिस पोस्ट पे अटैक किया, म्यूनिसिपल बिल्डिंग अटैक करने शुरू हो गए। पुलिस ने आगे 1 लाख सत्याग्रही लोगों पे अरेस्ट कर लिया, अटैक कर दिया, वुमेन चिल्ड्रन उनको भी मारा। अब ऐसी सिचुएशन हो गई थी, तो महात्मा गांधी ने फिर से नॉन वायलेंस हो गया, उसने फिर से अपनी मूवमेंट को वापस ले लिया। और उसके बाद उसने एक गांधी इरविन पैक्ट साइन किया 5 मार्च 1931 को। पैक्ट मतलब दोनों ने मिलकर समझौता कर लिया कुछ। अब उस पैक्ट में ये था कि इरविन ने बोला, मैं तुम्हारे इन मिनिस्टर को छोड़ दूंगा, अब्दुल गफ़र खान को जिसने पकड़ रखा था, बदले में तुम्हें हमारे वहाँ पे ब्रिटेन में जाके, यूके में जाके वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ेगा। अब ब्रिटिश ने बोल तो दिया उसको, गांधी वहाँ पे चला भी गया लंदन में। अब दिसंबर 1931 में गांधी वहाँ गया, पर जैसा इरविन ने कहा था वहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बस टाइम वेस्ट करके गांधी जब डिसअपॉइंट होकर वापस आया, तो वापस उसने देखा कि वहाँ पे बिल्कुल वापस से ऑपरेशन शुरू हो गया है। जैसे अब्दुल गफ़र खान तो पहले से बंद था, ऊपर से जवाहरलाल नेहरू को भी जेल में डाल दिया। जो कांग्रेस थी वहाँ पे उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया। इतना सब कुछ हो गया। अब गांधी बिल्कुल टेंशन में, अब क्या करें, सब लोग अरेस्ट कर लिया, कांग्रेस को इलीगल कर दिया। अब इसके बाद ये मूवमेंट में किन्होंने पार्टिसिपेट किया, किन्होंने नहीं पार्टिसिपेट किया, अगर किया तो क्यों, अगर किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया तो क्यों नहीं किया, लोगों ने मूवमेंट को कैसे देखा, मूवमेंट कहाँ चली, ये सब के बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।